हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आउट होने ही वाला है, या हो सकता है आप अगर ये वीडियो थोड़ा सा लेट देख रहे हो तो शायद नोटिफिकेशन आउट हो चुका हो। तो 12th पास जितने भी लोग हैं, चाहे उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी हो या नया कर रखी हो, पर 12th पास हो, ठीक है, उन सब के लिए एक सुनहरा मौका होता है, खास करके 12th वालों के लिए जिन्होंने 12th पास कर रखी है, ठीक है। तो ये जॉब जो है वो एसएससी सीएचएसएल की जॉब है, जिसमें आपको पता होगा कि जो कंपटीशन है वो सीजीएल से ज्यादा होता है। अगर आप सीएचएसएल में सिलेक्शन लेते हो, इट मींस कि आपने सीजीएल एग्जाम से भी हार्ड एग्जाम में सिलेक्शन लिया है। नॉर्मली इसमें जो वैकेंसीज है वो 2000 से 3000 आती है, ठीक है। तो अब इस एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए, अगर ये वीडियो मैं बाद में पोस्ट करने वाला था 2-3 दिन बाद जब नोटिफिकेशन आ जाए, बट ये मैं पहले पोस्ट कर रहा हूँ ताकि जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं ना, उनको टाइम मिले यार, वो पढ़े सही तरीके से, सही स्ट्रेटेजी से। अगर वो देख लें इस वीडियो को तो पढ़े। और इसलिए मैं आपसे ये विनती करूंगा कि अगर वीडियो को देखना है तो पूरा देखिए, अदरवाइज यहीं से स्किप कर दीजिए। क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे ना, तो मैं भी सीएचएसएल सिलेक्टेड हूँ, पोस्टल असिस्टेंट मैं लगा था, ठीक है। तो सीएचएसएल से मैं भी सिलेक्टेड हूँ। तो मैं जो पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा पढ़ने की, तो वो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये ऐसे ऐसे करना है, और पूरी एक मॉक टेस्ट, रिवीजन, कैसे पीवाईक्यू करना है, कैसे टारगेट रखना है पढ़ने का, डेली प्लान कैसे बनाना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कर देना, ताकि आगे भी हमारे यूजफुल वीडियोस जो आते रहे। तो अब नोटिफिकेशन आउट होने के बाद हमारे पास 3 महीने हैं, जिसमें हमें या तो सिलेक्ट होना है या रिजेक्ट होना। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की भी बात करेंगे हम, पर्टिकुलरली जीके में स्पेशली, है ना, कि जीके में आप कौन से टॉपिक या कौन से सब्जेक्ट को आपको पर्टिकुलर ध्यान देना चाहिए, जहां से आप एक अच्छा स्कोर कर लो और बाकी सब्जेक्ट में कवर करके आप प्री जो है वो उसमें क्वालिफाई कर लो, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई अब मेरा सिलेबस मान लो कि इस महीने तक कंप्लीट होगा या अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो भाई इस महीने के अंत तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, कर लीजिए। ये महीना पूरा आपके पास है, अप्रैल महीना, ठीक है। अप्रैल महीने में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास महीने कितने बचे हैं, अप्रैल मंथ है, मई है और जून है। जून के एंडिंग में तो शायद एग्जाम शुरू हो जाएगा आपका। तो ये 3 महीने में ज्यादा ही मान रहा हूँ, कम नहीं हमारे पास है। तो मैं कह रहा हूं कि भाई मान लो कि आप अप्रैल मंथ में आपको सिलेबस आपका कंप्लीट करना पड़ेगा, अगर आपको सिलेक्शन के लिए अच्छे से पहुंचना है, मतलब ज्यादा चांसेस बनाने हैं। अब अप्रैल महीने तक आपका सिलेबस हो गया, तो फिर आपको मई और जून इन दोनों में रिवीजन, पीवाईक्यू, मॉक्स, इन्हीं पे ध्यान देना है। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, अगर उनको सीएचएसएल में सिलेक्शन लेना है तो उनकी तैयारी शायद ऐसी रही होगी कि सिलेबस तो उन्होंने कंप्लीट कर लिया। अब उनको क्या करना चाहिए, देखिए 3 महीने हैं, 3 महीने हमारे पूरे जाएंगे पीवाईक्यू पे, हमारे मॉक टेस्ट पे और प्लस रिवीजन पे। तो अब एक ऐसा प्लान बनाना है हमको कि यार मैं एक अपना स्टडी प्लान बनाऊं हर एक वीक का, कि देखो मैं सबसे पहले बना दूं कि भाई मुझे 4 दिन में और 3 दिन में या 4 दिन में परसेंटेज टॉपिक करना है, ठीक है। उसमें फिर मैं डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 मैंने जो बनाया है उसके हिसाब से मेरा 4 दिन में हो जाना चाहिए। फिर मैं बता रहा हूँ कि भाई मैं 2 दिन में रेशियो प्रोपोर्शन करूंगा, 1 दिन में मैं पार्टनरशिप करूंगा, 1 दिन में मिक्सचर एंड एलिगेशन रिवाइज करूंगा, और 3 दिन में मैं टाइम, स्पीड, डिस्टेंस रिवाइज करूंगा, 4 दिन में मैं टाइम एंड वर्क रिवाइज करूंगा, फिर 2 दिन में मैं सिंपल इंटरेस्ट रिवाइज करूंगा, और 2 दिन में कंपाउंड इंटरेस्ट रिवाइज करूंगा। इस तरीके से अपना एक चार्ट बना लीजिए कि भाई मैं ये टॉपिक इतने दिनों में रिवाइज करूंगा, और जो वीकेंड हो ना, संडे वाला दिन, उस पर आपने वीक में जो रिवाइज किया है उसको दोबारा रिवाइज करने वाला दिन रखना है। क्लैरिटी आ रही कि नहीं आ रही। करना क्या है कि अपना एक प्लान बनाना है डिवाइस कि मैं इतने दिन में ये करूंगा। मैंने सारे डेज आपको बता दिए ऑलमोस्ट, आप यही डेज लिख सकते हैं कि मुझे 4 दिन में ये करना है, 3 में ये करना है, 2 में ये करना है, जो मैंने बताया, ठीक है। अब ये आपको इस तरह से अपना चार्ट बनाना है कि भाई मुझे ये टॉपिक्स इतने इतने दिनों में करने। फिर आपका चार्ट बन गया एक बार के रिवीजन का। इसी तरह ज्योमेट्री में आप 7 दिन ले लीजिए, 5 दिन ले लीजिए, अलजेब्रा में 4 दिन ले लीजिए, नंबर सिस्टम में, ट्रिगोनोमेट्री में 4 दिन ले लीजिए। इस तरीके से करके अपना 1 महीने, 1.5 महीने का जो प्लान बनता है 45 डेज का, वो पहले रिवीजन का प्लान बना लो अपना एक कॉपी में, आज ही अभी बना लेना, ठीक है। वो प्लान बना लो अपना कि मुझे ऐसे ऐसे रिवाइज करना है। वीकेंड पे जो संडे का दिन है उस पर मुझे वापस दोबारा रिवीजन करना है जो मैंने वीक में पढ़ा है। समझ रहे हो उस चीज को। मैं जो बता रहा हूँ उसको वैसा का वैसा आप फॉलो कर लो, या अपनी तरफ से चेंज कर सकते हो, बट मैं कहूंगा वैसा ही कर लो आप, डेफिनेटली आपका काफी प्लस पॉइंट होगा, काफी स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। तो इस तरह से पहला अपना रिवीजन प्लान बनाना है। उसके बाद दूसरा रिवीजन प्लान, जब पहला आपका रिवीजन खत्म हो जाए तो फिर दूसरा बनाना है इसके हाफ डेज का। जो अभी आपने 5 दिन में कोई टॉपिक किया तो फिर आपको 2 दिन में करना है, 3 दिन में किया है तो आपको 1.5 दिन में करना है। इस तरीके से फिर सेकंड रिवीजन प्लान आपको बनाना है, बट पहला खत्म होने के बाद। तो इसलिए इस वीडियो को आप पहला रिवीजन खत्म होने के बाद दोबारा सुनना, ताकि आपको आगे क्लैरिटी आए, ठीक है। फिर 2 बार हो गया, फिर तीसरी बार में आपको हर टॉपिक को 1-1 दिन देना है, और इस तरह से 3 बार रिवीजन आपका इजीली हो जाएगा। मैं कह रहा हूं अगर किसी ने पहले अच्छे से पढ़ाई की है तो उसका 4-5 बार रिवीजन हो जाएगा। और अगर कोई मान लो अब पहला रिवीजन करने वाला है तो उसका भी रिवीजन कितनी बार हो जाएगा, कम से कम 3 बार हो जाएगा। इस तरीके से आपको रिवीजन का प्लान बनाना है जो मैंने बताया, ठीक है।
फिर उसके बाद देखो केवल रिवीजन से तो कुछ होगा नहीं, रिवीजन करेंगे तो हमारा स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे और उन कंसेप्ट को हम लगाएंगे कहाँ, पीवाईक्यू में। अब पीवाईक्यू की बुक को हमें करना है, ध्यान रखना पीवाईक्यू की बुक को करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक टॉपिक लेके बैठ गए 7 दिन तक एक टॉपिक को खत्म किया, फिर दूसरा टॉपिक उठाया उसको 5 दिन में खत्म किया और फिर जब महीने के एंडिंग में गए तो पहले टॉपिक भूल ही गए कि क्या था। ऐसा नहीं करना है। अब क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है और लास्ट के 3 महीने बचे हैं, जरूरी है मिक्स प्रैक्टिस की, तो आपको मिक्स प्रैक्टिस करनी है। मिक्स प्रैक्टिस मतलब कि मैंने 10 क्वेश्चन ले लिए परसेंटेज के, 10 ले लिए प्रॉफिट एंड लॉस के, 5 ले लिए मैंने मिक्सड एलिगेशन के, 10 ले लिए मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस के और 10 ले लिए उधर ज्योमेट्री के। इस तरीके से मिक्स क्वेश्चन ले लो, चाहे आप रिवीजन उसने किया हो किसी टॉपिक का या नहीं किया हो, सारे टॉपिक एक बार ले लो। क्योंकि अगर रिवाइज नहीं भी किया बट आपने पढ़ा है तो पहले तो आपको पता होगा ना, पढ़ने के साथ तो आपने रिवाइज किया होगा, पढ़ा होगा, तो आपको क्या होगा कि चाहे आपने वो टॉपिक अभी नहीं पढ़ा बट सारे टॉपिक एक साथ रहेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मैं ज्योमेट्री को भी जानता हूँ, मैं मिक्सड एलिगेशन को भी जानता हूँ, परसेंटेज को भी जानता हूँ। अगर आपको अभी क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा आप सॉल्यूशन देख के समझ लेंगे, कुछ आएगा ना, कुछ समझ में आएगा, कुछ स्कोर बढ़ाएगा, कुछ दिमाग में पड़ेगा ना, समझ रहे हो इस चीज को। तो ये आपको चीज करनी है कि यार मैं सारे टॉपिक की मिक्स प्रैक्टिस करूंगा, मतलब 5-7 टॉपिक ले लूंगा और 10-10 क्वेश्चन सभी टॉपिक के, या मैं 8 टॉपिक ले रहा हूं तो किसी कुछ टॉपिक के 10 क्वेश्चन और कुछ के 5 क्वेश्चन ले लूंगा। इस तरीके से मैं 8 टॉपिक को या 7 टॉपिक को या 6 टॉपिक को एक साथ चला रहा हूँ, समझो इस बात को। जब मान लो परसेंटेज के मैंने लगा दिए 200 क्वेश्चन हो गए, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, परसेंटेज को उठा दिया, फिर मैंने दूसरे टॉपिक को ले आया। इसी तरीके से मिक्सड एलिगेशन के मान लो कि 50-60 सवाल इनफ है प्रैक्टिस के लिए, तो फिर आप दूसरा टॉपिक ले आओ। इस तरीके से आगे बढ़ते जाओ, कुछ टॉपिक जो खत्म होते जाए उनकी जगह दूसरा टॉपिक लाते जाओ, बट मिक्स प्रैक्टिस को अपने साथ रखते जाओ। इस तरीके से आपको मिक्स प्रैक्टिस करनी है। आपके सारे जो भी टॉपिक है सब एक साथ चलेंगे, सारा रिवीजन एक साथ चलेगा और इसमें कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मेरा फलाना टॉपिक वीक है या मेरा वो टॉपिक कभी स्ट्रॉन्ग है, कभी मतलब सारे इक्वल चलेंगे, सारे टॉपिक में इक्वल कॉन्फिडेंस होगा, मार्क्स डेफिनेटली बढ़ाएगा। ये चीज करके देख लेना। तो मेरे जो मैंने बताया है उसी स्ट्रेटेजी से आप रिवीजन कर लो, उसी तरीके से आप पीवाईक्यू कर लो। आई एम श्योर अबाउट दैट कि पक्का आपका स्कोर बूस्ट करेगा, इट्स मेरी गारंटी, अगर आप कर लेते हैं तो ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा रहा भाई, मैंने रिवीजन कर रहा हूँ, मैं मैथ्स का पीवाईक्यू भी कर रहा हूँ। ये कब करना है, सिलेबस मेरा खत्म होने के बाद, और मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आपका सिलेबस खत्म हो गया तो मैथ में इस तरह से पढ़ना है। इंग्लिश में अब आपको नितो सिंह वॉल्यूम 1 और ब्लैक बुक या जो भी प्रीवियस ईयर की वोकेब वाली बुक से आपने की है, दोनों बुक लेनी है डेली। अब देखो जैसा मैंने बताया मैथ्स में, वैसा ही आपको इंग्लिश में करना है। इसमें भी प्लान बनाओ कि मैं नाउन को 2 दिन में करूंगा, प्रोनाउन को 2 दिन में करूंगा, एडजेक्टिव को 2 दिन में करूंगा, एडवर्ब को 3 दिन, मान लो किसी भी टॉपिक में जो आपको हार्ड लगता है उसको 3 दिन दे दो, उस टॉपिक को 2 दिन दे दो, या ज्यादा ही ज्यादा है तो 4 दिन दे दो। इस तरीके से अपनी ग्रामर का एक प्लान बनाओ कि मुझे नितो सिंह वॉल्यूम 1 से इतने इतने दिन में रिवीजन करना है। प्लान बना दिया आपने, आपको पता चल गया यार मेरा ग्रामर का एक बार का रिवीजन 1 महीने में हो जाएगा उस प्लान के हिसाब से। उसमें फिक्स प्रीपोजिशन भी आपने इंक्लूड किए, पैसिव वॉइस, नरेशन सब इंक्लूड किए, आपका 1 महीने में इजीली रिवीजन हो जाएगा नितो सिंह वॉल्यूम 1 का, विद उसके पीछे जो क्वेश्चंस दिए उनके साथ। अब मैंने पहला प्लान ऐसा बनाया, फिर मैं क्या करूं भाई, ये आपने एक बार रिवीजन कर लिया, अब आप दूसरा बनाइए कि मैं पर डे एक टॉपिक को रिवीजन करूंगा, इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक 1 दिन में। क्योंकि पहले भी थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, ये रिवीजन कर लिया, आप जस्ट इसके बाद आप दूसरा रिवीजन शुरू कर रहे हो, तो उसमें आपको बनाना कि मैं हर दिन में एक टॉपिक कर दूंगा। फास्ट मुझे गो थ्रू तो होना है, ठीक है, तो मैं ग्रामर का हर दिन में एक टॉपिक रिवाइज करूंगा। दूसरा रिवीजन हो जाए, फिर उठा लो प्रीवियस ईयर की बुक, पीवाईक्यू वाली बुक इंग्लिश की, उसमें से एरर के, आपके इंप्रूवमेंट्स के, फिल इन द ब्लैंक्स के सारे पीवाईक्यू मुझे खत्म करने, तो फिर उन पे शुरू हो जाओ। तो इससे क्या होगा कि आपके ग्रामर हुई प्लस उनके पीवाईक्यू हुए, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, स्कोर आएगा। मैं डायरेक्टली आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो डेफिनेटली काम करेगी और स्कोर को बूस्ट करेगी। अब इसी तरीके से वोकेब की बात करें तो वोकेब में आपको करना है काम क्या कि जहां से मैंने पहले पढ़ा है ना, उसी बुक से उसी सोर्स से पढ़ना है। चाहे लोग 100 पीडीएफ ला के डाल दें तो वह इसी पीडीएफ से आएंगे, मुझे उनको नहीं देखना है। मैंने जिससे पढ़ा है मुझे उसी से पढ़ना है, और उसमें से डेली 70 या 50 प्लस वोकेब, 70 वोकेब मैं मानता हूं कि आपको करनी चाहिए अभी के टाइम में पर डे, ठीक है। तो 70 वोकेब मैं डेली उसमें से करूंगा, कुछ वन वर्ड लूंगा, कुछ इडियम लूंगा और कुछ सिनोनियम लूंगा। एंटोनियम्स को अभी आप रहने दीजिए, अभी आप इन 3 टॉपिक को स्टार्ट कीजिए, जब इनमें से कोई टॉपिक खत्म हो जाए फिर मैं एंटोनियम्स को लेके आऊंगा। वैसे भी अगर आप सिनोनियम्स अच्छे कर लेते हैं तो एंटोनियम्स जो है उनकी नीड होती नहीं है करने की, बट अगर आपने सिनोनियम अच्छे से किए हैं, वर्ड मीनिंग को अच्छे से देखा है तो ठीक है। तो इस तरीके से मुझे क्या करना है, अपने इन वोकेब को भी धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। इसका भी मुझे टारगेट बनाना है कि मैं 70 अगर कर रहा हूं तो क्या मेरा कितने दिन में खत्म होगा, मतलब मुझे ज्यादा से ज्यादा टारगेट रखना है कि मेरा, जैसे मैंने मैथ्स में बताया उसी तरह मेरे इंग्लिश का सिलेबस भी फर्स्ट टाइम में रिवाइज जो है वो 45 डेज में हो जाए। इसी तरीके से मुझे रखना है, ताकि 45 डेज में क्यों कह रहा हूँ, ताकि आगे के जो 45 डेज बचे ना
उनमें मुझे पीवाईक्यू पे और मॉक टेस्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी आगे बताने वाला हूँ कि मॉक टेस्ट कितने और क्या देने हैं। तो वहां एक स्कोर जो मैं इतना भी बता रहा हूँ ना बूस्ट होने वाला है, वो उसको बूस्ट से आगे लेके जाएगा कि आपका एक सिलेक्शन वाली रेंज में जो जाओगे ना वो मॉक टेस्ट के थ्रू ही जाओगे। तो उसके बारे में हम आगे बताऊंगा मैं आपको मॉक टेस्ट का, ठीक है। सो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो पहले लाइक कर दीजिए। अब चलते हैं रीजनिंग पे। देखो रीजनिंग में मुझे क्या करना है, मैं 60 टॉपिक बता रहा हूँ, वो डेली प्रैक्टिस कर लो, 5-5 क्वेश्चन कर लो, 60 टॉपिक के डेली डेली 7 क्वेश्चन करने हैं और कुछ नहीं करना। उसके बाकी जो अलावा टॉपिक है वो आपको पता चल जाएगा जब आप मॉक टेस्ट देंगे, सेक्शनल क्विज देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चा मेरा इन टॉपिक्स के अलावा, ये 60 टॉपिक तो आपके वीक है या नहीं है फिर भी करने, इनके अलावा कोई टॉपिक वीक हो तो पर्टिकुलर आपकी एक क्लास देख लोगे हो जाएगा। इजी टॉपिक्स हैं बाकी इन 60 टॉपिक के अलावा। कौन से हैं वो 60 टॉपिक? पहला टॉपिक है सीरीज, दूसरा क्लासिफिकेशन, तीसरा आपका एनालॉगी, चौथा जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट है, पांचवा कोडिंग डिकोडिंग है, छठवा आपका जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो है, और सातवां टॉपिक जो है वो फिगर सीरीज वाला है, जो काउंटिंग फिगर जिसे हम कहते हैं वो वाला है, ठीक है। तो ये 60 टॉपिक की प्रैक्टिस मुझे डेली 5-5 क्वेश्चन करने हैं, चाहे खत्म हो जाए तो मुझे दोबारा शुरू कर देने हैं अपनी बुक से, ठीक है। इस तरीके से करना है, क्योंकि ये टॉपिक अगर आपने कर लिए देन जब एग्जाम देके बाहर आओगे ना तो मुझे कहोगे कि सर आपने अच्छा हुआ हमें कह दिया कि 60 टॉपिक डेली 5-5 कर लो, ट्यूशन को देखते ही मैंने आंसर टिक कर दिया, ऐसी स्थिति आपकी हो जाएगी। तो आप आने के बाद खैर नहीं कहोगे, मुझे भी पता है, क्योंकि आगे के बाद ये कहोगे अरे मैंने किया सब कुछ, है ना, ठीक है, वो मुझे पता है वो आपने ही किया है वैसे भी, ठीक है। तो इस तरीके से 60 टॉपिक को लेके चलो, डेली 5 क्वेश्चन करो और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। और बाकी टॉपिक्स आपको जो वीक दिखे, कभी मॉक टेस्ट में गलत हो गया, अच्छा मेरा मिरर इमेज में गलत हो गया, अच्छा ठीक है आज इसकी क्लास ले लेता हूँ, यूट्यूब पे कोई क्लास सर्च करके देख लो, आगे से गलत नहीं होगा, ठीक है। एक हाँ फिगर सीरीज का भी आता है जो मतलब कुछ रोटेशन वाला, उसका लिंक मैं डालूंगा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, वो भी जरूर देख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब कि है, उसमें कुछ नहीं, 2 मिनट का कंसेप्ट है, बट लोग उसमें ज्यादातर गलती कर देते हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ठीक है, वो आप जरूर देख लेना। फिगर सीरीज का है कि जो नहीं होता रोटेशन शेप वाला, कि थोड़ा इधर कर दिया फिर थोड़ा और घुमा दिया फिर 270 डिग्री कर दिया, वो वाला, ठीक है। तो वो भी आप देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। अब बात करते हैं जीके की। देखो जीके में अब आप पूरा तो जीके नहीं पढ़ पाओगे, तो पूरे पर मत ध्यान देना, ठीक है। आपने जो पढ़ रखा है ना अभी, जैसे मैं बता दूं कि मान लो कि आपने, मैं मान लो 0 से मान लो कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो अभी क्या करना है आपको, पॉलिटी तो जरूर करनी है, छोटा सा पोर्शन है पॉलिटी का, इजीली हो जाता है 10 दिन में, अगर आप दोगे ना प्रॉपर तो 10 दिन में पॉलिटी खत्म हो जाएगी। हिस्ट्री आपको जरूर करनी है, हिस्ट्री पॉलिटी तो करनी ही करनी है, प्लस की स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, इन पे बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने पॉलिटी तो मैं कहीं से भी अगर देखूंगा ना तो मेरी ज्यादा दिन नहीं लगने वाले, 10 दिन में हो जाएगी, ठीक है। और लुसेंट वाली बुक से भी पढ़ोगे तो भी 10 दिन से कम में ही हो जाएगी, ठीक है। पॉलिटी मुझे जरूर करनी है, लुसेंट वाली बुक से भी कर सकते हो, बहुत अच्छे से दी हुई है उसमें, और उसमें इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ये शेड्यूल्स हैं, जो आपके आर्टिकल्स हैं, ये करने ही करने। कौन से कंट्री से सोर्स, जो नहीं सोर्स कंट्रीज की ये पार्ट इस देश के संविधान से लिया गया, वो मुझे जरूर करना ही करना है। प्लस की कौन सा स्टेट किस ईयर में बना, कौन से संविधान संशोधन से बना, अमेंडमेंट्स वाला, वो जरूर देखना कौन सा स्टेट है ना, ये जरूर देखना। प्लस की जो अलग अलग जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद बनी थी या आपका नीति आयोग बना था, इसके बारे में जरूर देख लेना, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वो बना है ना लाइक, तो वो जरूर आपको पता होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको यहाँ से इससे कॉन्स्टिट्यूशनल बारे से जरूर आपको पता होनी चाहिए। प्लस की थोड़े आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, लाइक राष्ट्रपति प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, या अध्यादेश है, या संविधान संशोधन वाला जो अनुच्छेद है वो हो, या फिर आपका लोकसभा राज्यसभा वाला अनुच्छेद हो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपके जो वित्त विधेयक वगैरह है, 111 वाला जो अनुच्छेद है वो भी इंपॉर्टेंट है। जो ये कुछ अनुच्छेद हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दूंगा, भाई ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जो आपको देखने चाहिए, ठीक है, पॉलिटी में। तो इंपॉर्टेंट चीजें ही हैं पॉलिटी में जो आपको देखनी है, और इजीली आप कर लोगे। और प्लस एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा, वो जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट है काफी। प्रारूप समिति वगैरह आप देखोगे काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये पॉलिटी में इतना पढ़ लोगे काफी है, हो जाएगा, काम बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री तो छोटी सी है, आप अगर रीडिंग करोगे ना तो एक दिन में बैठोगे 2 घंटे में रीड कर दोगे, लुसेंट की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से मेडिवल की बात करें तो उसमें आपको काफी इंपॉर्टेंट है, मुगल काल भी है प्लस सल्तनत काल भी है, दोनों इंपॉर्टेंट है। सल्तनत काल में कुछ नहीं है भाई, 5 है वो, और 5 डायनेस्टी है, उसमें से आपकी गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश 3 इंपॉर्टेंट है, बाकी तो 2 छोटी सी है, आप 5-5 मिनट में पढ़ सकते हो। तो मेडिवल हिस्ट्री भी उतना कुछ नहीं है, आपको ऐसा वो हुआ बन रखा है कि यार हिस्ट्री है, इजीली कर सकते हो। लुसेंट पे जाओगे अगर मन लगा के पढ़ोगे ना, ये हिस्ट्री भी बहुत इजीली आप पढ़ सकते हो, क्योंकि पहले भी तो पढ़ी है यार, 8वीं 10वीं 6वीं में, थोड़ा बहुत तो याद होगा। हाँ मान सकता हूँ एंशिएंट हिस्ट्री में थोड़ा सा है ना, टिपिकल है कि यार समझना टाइप याद करना, बट मेडिवल और मॉडर्न तो इजी है। अब बात करूँ एंशिएंट में क्या पढ़ना है,
एंशियंट में देखो एक तो कौन सा जो फॉरेन वाला आया था, फॉरेन जो ट्रेवलर आया था किसके काल में आया था, प्लस जैसे कुछ कवि वगैरह हुए थे, कुछ लेखक हुए थे, उन्होंने कोई करती लिखी हो, कुछ लिखा हो, है ना, कुछ जो भी बुक लिखी है वो जरूर आपको पता होनी चाहिए, जिसे रचना कहते हैं कि रास तरंगिणी की रचना ये कलहण ने की है, ये जितनी बुक्स हैं वो आपको पता हो, ये कौन सा कवि या कौन सा कोई भी फेमस व्यक्ति है, जैसे टोडरमल किसके काल में था, ये सुश्रुत किसके काल में था। तो ऐसे जो कुछ फेमस व्यक्ति है वो किसके पीरियड में रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पोर्शन बनता है। प्लस आपको गुप्ता वंश जरूर पता हो, मौर्य वंश जरूर पता हो, वर्धन वंश जरूर पता हो, प्लस कि आपका जो कुषाण वंश है वो आपको जरूर पता हो। ये हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पोर्शन बता रहा हूँ। और बौद्धिज्म और जो आपका जैनिज्म है इसके थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट वाले कि जो महावीर स्वामी थे उनके बारे में थोड़ा पता हो, गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा पता हो, ठीक है, तो थोड़ा वेदों के बारे में पता हो। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री का आपको पता होना चाहिए, जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट पोर्शन सबसे ज्यादा यही है। प्लस की फर्स्ट एंड लास्ट रूलर जरूर याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो क्वेश्चन आता ही आता है, एसएससी के शिफ्ट में आए ना, ये हो नहीं सकता। तो फर्स्ट एंड लास्ट रूलर जरूर आपको करना है। तो ये पोर्शन हिस्ट्री का, पॉलिटी आप कर लोगे। स्टैटिक जीके में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले आपको पता हो कि डांस फॉर्म्स पता हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पता हो, आपको नेशनल पार्क्स के बारे में पता हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता हो, स्पोर्ट्स ट्रॉफीज के बारे में पता हो। और अगर कुछ टॉपिक और देखें तो आपके जो आर्ट एंड कल्चर का जितना भी पोर्शन है, चाहे वो फेस्टिवल्स हो, चाहे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हो, ये काफी इंपॉर्टेंट बनता है। ये जो हमारे प्लेग्राउंड्स हैं, जो स्टेडियम है, ये भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। सेंसस 2011 ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये स्टैटिक जीके के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने बताए, कम से कम ये कर लेना, कम से कम, ठीक है। प्लस की कभी कभी अटपटा आ जाता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है स्टैटिक जीके के, जहां से क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर्स की बात करूं तो अपॉइंटमेंट्स आपको जरूर पता हो, इंडेक्स एंड रैंकिंग पता हो, और प्लस आपका अवार्ड सेक्शन वाला जरूर पता हो। स्पोर्ट्स का जितने भी अवार्ड मिले ना, चाहे आईसीसी अवार्ड हो, बीसीसीआई का अवार्ड हो, वो आपको जरूर क्लेरिफाई हो। प्लस ये जो टेनिस के ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, ये आपको जरूर पता हो। तो ये पोर्शन आपका जीके का करंट अफेयर्स में। अगर ज्योग्राफी में देखोगे तो पहाड़, थोड़ा रिवर्स के बारे में पता होना चाहिए आपको, सेंसस के बारे में पता होना चाहिए, और प्लस की ये जो भी आपका पासेस हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑलमोस्ट यही है ज्योग्राफी का, ठीक है। और बाकी इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान, नेशनल इनकम और इन्फ्लेशन के बारे में आपको पता हो थोड़ा। और कुछ चीजें हैं जैसे आरबीआई हो गया, वित्त, जो हमारी वित्त प्रणाली है वो कैसे चलती है, इन सब के बारे में पता हो। तो मैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, या तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है सीजीएल चॉइस वालों के लिए, सीएचएसएल के लिए भी वो इक्वली बेनिफिशियल है, तो आप उसको भी जरूर ज्वाइन कर लें, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई होप कि आपको मेरी स्ट्रेटेजी, मेरे ये जो भी मैंने टिप्स दी है, जो भी चीजें बताई है छोटे भाई बहनों को या बड़े भाई बहनों को, तो आपको जरूर यूजफुल लगी होगी, आपको जरूर फायदा होगा। इसी तरीके से आप मेहनत करो, देखो, और सच में ये जो चीजें मैंने बताई है ना, ये मान लीजिए 100% बेनिफिशियल है। हो सकते हैं इस चैनल पे सब्सक्राइबर कम है, थोड़े व्यूज कम आए, बट ये चीजें जो है ना वो चीजें हैं यार, ये चाहे किसी भी चैनल पे अगर बताई जाती है तो डेफिनेट सी बात है जो सुन रहे हैं उनको बेनिफिट